Hi everybody, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again। आज हम जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, इसका टाइमलाइन देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जेनेटिक्स की तीन बेसिक ब्रांचेज होती है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मोलेकुलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो यहाँ पे अपना फोकस ट्रांसमिशन जेनेटिक्स और मोलेकुलर जेनेटिक्स के ऊपर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंडल से। तो आई थिंक ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको मेंडल के बारे में नहीं पता है। तो मेंडल जो थे, इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी वजह से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट्स के ऊपर क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे और बेसिक प्रिंसिपल्स प्रपोज किए थे। 1866 के अंदर इन्होंने अपना पेपर पब्लिश करवाया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टाइम मेंडल को इनके वर्क का कंसिडरेशन नहीं मिला था, इनके वर्क को डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि इनका आइडिया नया था और कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था उस टाइम। तो ये कुछ रीजंस थे और उस टाइम का जो वर्ड था वो चार्ल्स डार्विन से ऑब्सेस्ड था। तो इस वजह से इनके वर्क को ज़्यादा कंसिडरेशन उस टाइम नहीं मिला। उसके बाद दूसरा जो बड़ा नाम है वो है फ्रेडरिक मिशर। तो मिशर ने क्या किया कि घाव से जो बैंडेज निकल जाते हैं, तो वहाँ से वाइट ब्लड सेल्स को कलेक्ट किया और उन सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर इन्होंने एक एसिडिक सब्सटेंस को, एक वीक एसिड को इन्होंने आइसोलेट किया, रिकवर किया और इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। तो एक्चुअल में ये क्या था? ये डीएनए था। तो ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डीएनए को ऑब्जर्व किया था। इसके बाद वॉल्टर फ्लेमिंग, स्ट्रासबर्गर और वैन बेनेडन, इन्होंने सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस चीज़ को इन्होंने बताया था, इस चीज़ को इन्होंने इलिशिडेट किया था। रिचर्ड अल्टमान, तो रिचर्ड अल्टमान ने एक्चुअली क्लेम किया था कि उन्होंने डीएनए को प्यूरिफाई कर लिया है, प्रोटीन फ्री डीएनए को प्यूरिफाई कर लिया है। तो एक्चुअल में ये न्यूक्लिक एसिड जो था ये इतना प्योर नहीं था जितना वो मान रहे थे, इसमें बहुत सारी अमाउंट प्रोटीन की भी प्रेजेंट थी। तो रिचर्ड अल्टमन ने वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डीएनए को प्यूरिफाई किया था, हालांकि वो इतना प्योर नहीं था। ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और वॉन सेरमैक, ये वो तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। तो मेंडल के जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, तो उनको कंसिडर किया गया आफ्टर द रीडिस्कवरी बाय ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन सेरमैक। आर्किबल्ड गैरोड, तो ही इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्होंने इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म डिस्कवर की थी। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया स्टडी कर रहे थे और इस डिसऑर्डर के बारे में इन्होंने बताया कि ये डिसऑर्डर वो पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पेरेंट्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आगे हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। तो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल होते हैं और ऑटोसोमल भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें तो ये बेसिकली क्लोजली रिलेटेड पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब ऐसे पेरेंट्स, ऐसे मदर फादर जो एक ही फैमिली से आते हैं, तो इनके जो संतानें होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले ये पॉइंट जो है ये किसने बताया था? आर्किबल्ड गैरोड ने। वॉल्टर सटन एंड बोवेरी, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। मतलब मेंडल ने क्या बताया था कि मेंडल ने बताया था कि जो ट्रांसमिशन है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो किया जाता है यूनिट फैक्टर्स के द्वारा। यूनिट फैक्टर्स अनचेंज्ड फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास होते हैं, ये बताया था मेंडल ने। सटन और बोवेरी ने क्या किया, इसकी क्रोमोसोमल वे में इसका एक्सप्लेनेशन किया। तो इन्होंने बताया कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्रोमोसोम है। अब आज हमें पता है कि मेंडल ने जिसको यूनिट फैक्टर बोला था वो जीन है, और जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में सटन और बोवेरी ने बताया था। तो इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है, तो ये मेंडल के जो फैक्टर्स हैं, मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किए थे हेरेडिटी के, उसका फिजिकल बेसिस है। तो बोवेरी स्टडी कर रहे थे सी अर्चिन्स के अंदर।
तो सी अर्चिन में इन्होंने देखा कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो है, अगर एक भी क्रोमोसोम कम है तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के मतलब एम्ब्रियो के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स होना ज़रूरी होता है। सटन ने ग्रास होपर्स के अंदर अपनी स्टडी की और इन्होंने देखा कि कोई भी सेल हो तो उसके अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। पहला क्रोमोसोम मदर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है, मतलब मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम। और जब डिवीजन होता है, जब मियोसिस होता है, तब ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। तो ये बात बताई थी सटन और बोवेरी ने। तो इस आइडिया को यूज में लेके उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। विलियम बैटसन ने एडम सैडविक को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने जेनेटिक्स टर्म यूज में लिया था। तो जेनेटिक्स जो वर्ड है ये विलियम बैटसन ने 1905 के अंदर प्रपोज किया था। हार्डी एंड वीनबर्ग, तो हार्डी और वीनबर्ग मैथमेटिशियंस थे और इन्होंने एक ऐसी पॉपुलेशन की कल्पना की थी जिसके अंदर किसी भी टाइप का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का इवॉल्विंग फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि इस पॉपुलेशन के अंदर जो जीन पूल होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, मतलब जो एलील की जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो ऑलवेज सेम रहती है जब तक कि कोई इवॉल्विंग फोर्स इफेक्ट में ना आए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। और इस हम ऐसा बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर है, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर, उसके अंदर एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, किसी भी टाइप का इवॉल्विंग फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर ये बेसिक सा प्रिंसिपल है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। थॉमस हंट मॉर्गन, तो थॉमस हंट मॉर्गन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था। तो इन्होंने देखा कि ये एक्चुअल में ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर वर्क कर रहे थे और इन्होंने, जैसे हम बात करेंगे मेंडलिज्म की, तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था जिसका रेशो कितना आता है 9:3:3:1। इन्होंने पाया कि ये जो क्रॉस कर रहे थे मॉर्गन, इन्होंने पाया कि उसके अंदर ये जो रेशो था रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का, मतलब जो नॉन पेरेंटल और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं इनका जो रेशो था वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था। किससे? मेंडल का जो टिपिकल रेशो है उससे। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन इन्होंने प्रपोज किया था। एल्फ्रेड स्ट्रटवेंट जो कि मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट थे, तो इन्होंने लिंकेज मैपिंग का एक मेथड डेवलप किया और इन्होंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज में लेके किस प्रकार से हम जीन की लोकेशन को बता सकते हैं। तो इन्होंने क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज में लेते हुए मैपिंग, लिंकेज मैपिंग के बारे में बताया। तो इसको हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से लिंकेज मैपिंग किया जाता है। और इन्होंने ये भी बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो लीनियर ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल कोई क्रोमोसोम है तो ये मान लो इसके अंदर 4 जीन्स है A, B, C एंड D। तो इनका जो अरेंजमेंट है ये कैसा होता है, ये लीनियर होता है, रेखीय क्रम के अंदर होता है। तो ये बात बताई थी अल्फ्रेड स्ट्रटवेंट ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया माइस के अंदर। तो इन्होंने न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन काम में लिए, एक S स्ट्रेन और दूसरा R स्ट्रेन। तो जब इन्होंने माइस के अंदर S स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो जाती है, उसके अंदर न्यूमोनिया डेवलप हो जाती है। R स्ट्रेन को किया तो जो माइस होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, वो लाइव होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि S स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। तो हीट किल करने से क्या होगा कि उसकी जो व्यूरिलेंस है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हीट किल्ड S स्ट्रेन को R के साथ मिक्स कर दिया और फिर इस मिक्सचर को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो टू इस सरप्राइज उन्होंने देखा कि माइस जो उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने फिर कल्पना की कि जो R स्ट्रेन है वो मतलब किसी कारण से S स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट आया, ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट आया। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ, तो ये बात की है, ये एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने बताया कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ। उसके बाद बारबरा मैक्लिंटॉक और हैरियट क्रैक्टर ने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये रिकॉम्बिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था बारबरा मैक्लिंटॉक और हैरियट क्रैक्टर ने। जीन ब्रैचेट ने बताया कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और आरएनए
एक्सक्लूसिवली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये बात इन्होंने तब बताई जब ये अनफर्टिलाइज्ड सी अर्चिन एग्स के अंदर स्टडी कर रहे थे। थॉमस एंड मॉर्गन को 1933 के अंदर लिंकेज मैपिंग के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, और क्योंकि बहुत बड़ा रोल जो था वो एल्फ्रेड स्टुटवेंट का था, इसके अलावा कैरन ब्रिजेस का भी था, तो इन्होंने अपनी जो प्राइज मनी थी ये इन दोनों के साथ शेयर की थी। यहाँ से फिर डीएनए एरा स्टार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अपनी मोलेकुलर जेनेटिक्स स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो ट्रियो था साइंटिस्ट का वो है एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी। तो इन्होंने ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी कि किस टाइप से आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, तो इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। इन्होंने 3 टाइप के एंजाइम्स काम में लिए थे। 3 टाइप के एंजाइम्स कौन से थे? आरएनएज, प्रोटीएज और डीएनएज। तो इन्होंने देखा कि आरएनएज यूज में लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, आर जो है एस में कन्वर्ट होता है। प्रोटीएज काम में लेते हैं तो भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ही हम डीएनएज यूज में लेते हैं तब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि डीएनएज क्या करता है, डीएनए को डिग्रेड करता है। तो इस टाइप से यहाँ से पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको बोला गया था पहले, तो वो क्या है, वो तो डीएनए है। तो यहाँ से कुछ कुछ बात है वो समझ में आई कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। अरविंद चारगाफ ने नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग किस टाइप से होती है इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नोटिस किया कि प्यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज किसके बराबर होती है, पायरीमिडीन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। हर्शी और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि फेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, और ये चीज़ दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर भी लागू होती है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस को यूज में लेते हुए बताया कि जब फेज जो होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका केवल डीएनए वाला पार्ट अंदर जाता है, प्रोटीन वाला पार्ट अंदर नहीं जाता है। मतलब फेज के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। 1952 के अंदर डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज प्रोड्यूस की गई, और किसने की गई, रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस और रेमंड गोजलिंग ने। और 1953 के अंदर इस सेम एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को यूज में लेते हुए जेम्स वॉटसन और क्रिक और इसके साथ में फ्रैंकलिन ने क्या किया, इस पूरी एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज को डिड्यूस करके और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रेजेंट किया। अलेक्जेंडर आर टोड ने 1955 के अंदर नाइट्रोजनस बेस का केमिकल मेकअप, केमिकल कंपोजिशन बताया, और इन्होंने लैब के अंदर एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी को सिंथेसाइज किया। तो ये जो डिस्कवरी थी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थी, और इस वजह से 1957 में इनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। जोहिन टाइयो, तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि ह्यूमन की सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ना कि 48। तो ये वर्क कर रहे थे एम्ब्रायनिक लंग टिश्यूज के अंदर, और इन्होंने नोटिस किया कि क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो ये जो डिस्कवरी थी, इन्होंने साइक्लोजेनेटिक्स को एकदम से ही चेंज कर दिया, इसको एक नई दिशा प्रदान की। आर्थर कॉर्नबर्ग और सिवेरो ओकोवा, तो इन्होंने सबसे पहले तो डीएनए डुप्लीकेट कैसे होता है इसके बारे में बताया। तो इन्होंने पाया कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो इसी को यूज में लेते हुए इन्होंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को सिंथेसाइज कर दिया, मतलब डीएनए का सिंथेसिस इन विट्रो कर दिया। तो इसी वजह से इनको 1959 के अंदर नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। रॉबर्ट हॉली, नीरनबर्ग और हरगोविंद खुराना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बताया। तो इससे पहले फ्रांसिस क्रिक आए थे। तो फ्रांसिस क्रिक से पहले हम क्या करें, हम सेंट्रल डोगमा की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, मतलब हम केवल एमआरएनए की बात कर रहे हैं, और उससे क्या बनता है, प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए क्या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये किस में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में। ये खुद भी क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है,
एक पॉलीपेप्टाइड है। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीपेप्टाइड में आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक पॉलीपेप्टाइड बनाना है तो हमें एक मीडिएटर मॉलिक्यूल चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो एक तरफ से न्यूक्लियोटाइड्स को रीड कर सके और दूसरी तरफ से वो क्या कर सके, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन कर सके। तो इन्होंने एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की कल्पना की थी फ्रांसिस क्रिक ने, और इसकी डिस्कवरी है, इसको आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया, होली, नीरेनबर्ग और खोराना के द्वारा। तो ये अडेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, टीआरएनए होता है। तो इसी वजह से इनको 1968 के अंदर नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मेसल्सन स्टॉल ने क्या बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डीएनए रेप्लिकेट होगा तो डीएनए का डुप्लीकेशन, तो इससे क्या होगा, दो डॉटर डीएनए बनेंगे। तो डॉटर डीएनए की जो बनेंगे इसके अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो पुराने वाला होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड है ये न्यू होगा। तो एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड न्यू होगा। तो इस टाइप के रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। उसका जैकब और इनके कोलैबोरेटर्स थे, इन्होंने ऑपेरॉन की डिस्कवरी की। तो ऑपेरॉन जो होता है एक ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जिसके एक्सप्रेशन को एक ऑपरेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कई टाइप के होते हैं, तो डिपेंड करता है किस टाइप के मॉलिक्यूल को ये मेटाबोलाइज कर रहे हैं, जैसे कि लैक ऑपेरॉन, ट्रिप ऑपेरॉन, एला ऑपेरॉन। तो अलग अलग टाइप की ये अलग अलग इनके वेरिएंट्स होते हैं। फ्रांसिस क्रिक एंड सिडनी ब्रेनर, तो इन्होंने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की डिस्कवरी की थी। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि या तो कोई नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, इंसर्ट होता है, या फिर डिलीट हो जाता है। तो इससे एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन से पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो इन्होंने स्टडी की T4 बैक्टीरियोफेज के जीन R2B के अंदर। तो इन्होंने इसको प्रोफ्लेविन से इंड्यूस किया जिससे कि इसके अंदर म्यूटेशन प्रोड्यूस हुआ। अब प्रोफ्लेविन क्या करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, हमें पता है। तो ये क्या करता है कि इंसर्शन या डिलीशन करता है। अब इन्होंने इसको देखा, प्रोफ्लेविन से इन्होंने ट्रीट करने के बाद देखा कि इस फेज के द्वारा R2B प्रोटीन नहीं बनाई जा सकती। तो इस म्यूटेशन को यूज में लेते हुए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए ट्रिपलेट्स होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स होते हैं जिनको हम कोडोन भी बोलते हैं, और एक ट्रिपलेट क्या करता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। सिडनी ब्रेनर, फ्रैंकोइस जैकब और मैथ्यू मेसल्सन, तो इन्होंने मैसेंजर आरएनए के फंक्शन के बारे में बताया। टेमिन, तो टेमिन ने ये बताया कि हमने अभी अभी सेंट्रल डोगमा के अंदर पढ़ा कि भाई हम डीएनए से क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। टेमिन ने क्या बताया कि इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है, मतलब आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसकी डिस्कवरी टेमिन ने की थी और इंडिपेंडेंटली बाल्टीमोर ने भी इसके बारे में बताया था। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म। तो टेमिनिज्म क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स किया जा सकता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। नीरेनबर्ग, लेडर और हरगोबिंद खुराना, तो इन्होंने क्या किया, आरएनए के होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स बनाए और इससे क्या किया, जेनेटिक कोड्स को इन्होंने क्रैक किया कि कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो ये किया गया नीरेनबर्ग, लेडर और खुराना के द्वारा। यहाँ से स्टार्ट हुआ डीएनए मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन विद द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की थी स्मिथ और नेथन्स ने। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम डीएनए को ऑल्टर कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोहन और बोयर ने 1972 के अंदर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हमें एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी डीएनए को कट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना कोई फॉरेन डीएनए है, इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो कई टाइप के फ्रैगमेंट इससे बन सकते हैं। और दूसरा ये अपना वो डीएनए जिसके अंदर हमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट करना है, इसको हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डीएनए लाइगेज यूज में लेते हैं। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा,
डीएनए लाइगेज इन दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अटैच कर देगा। तो इस टाइप का जो डीएनए बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब यहाँ पे हम दो बेसिक प्रिंसिपल्स की हमने बात की, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा डीएनए लाइगेज।